बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ पीएसटी, सीटी, डीएम, पीईटी, इसके अलावा अगर आप लोगों ने केपीके टीचर्स के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आज के ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, एवरीडे साइंस के, पेडागोजिकल के, इसके अलावा जियोग्राफी के तमाम तर सब्जेक्ट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो इनमें से जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो वो हमारे पास जो एटम है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा किसी भी मैटर के अंदर। ओके, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव where the particles of the medium are above the undistributed पोजीशन इज कॉल्ड। हमारे पास जो है एक हमारे पास वेव होती है। वेव के होते हैं दो टाइप्स के पार्ट होते हैं, एक उसमें होता है ट्रस्ट, एक उसमें होता है क्रस्ट। जो इसमें ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। सो हम इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वेव है, इस तरह आप लोगों को नजर आ रही है। अब वेव के अंदर क्या है, 4 तरह की चीजें होती हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो चीज होती है, ये इसको जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्रस्ट आ जाता है। और हमारे पास ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ट्रफ कहेंगे। ओके, ट्रफ है। उसके बाद ये यहाँ पर एक चीज़ और होती है, वेवलेंथ। यहाँ पर वेवलेंथ क्या चीज़ होती है, यहाँ पर ये जो क्रस्ट है यहाँ से लेकर और ये जो इसका ये वाला क्रस्ट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रस्ट और ट्रफ, दो या ये दो क्रस्ट है हमारे पास ना, ये दो क्रस्ट है यार, ये दो ट्रफ, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहेंगे। और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है, यहाँ से टॉप टू बॉटम ये जो हमारे पास है इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। होपफुली कि आपको चारों चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ए वर्टिकल बार ग्राफ विद नो स्पेस बिटवीन द बार। एक ऐसा वर्टिकल हमारे पास बार ग्राफ जिसमें जो उसके स्पेस और जो बार्स हों उसकी लाइंस के अंदर कोई किसी किस्म की स्पेस ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें, दो तरह की यहाँ पर हमारे पास और भी चीज़ें हैं। एक हमारे पास है ओ गिव, दूसरा हमारे पास है पाई ग्राफ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम को बास टाइम हिस्टोग्राम भी कहा जाता है। ओके, तो बाकी जो दूसरी दो टर्म्स है ये क्या चीज़ हैं, फर्स्ट वाली जो टर्म्स है ओ गिव हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी कर्व है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टाइपिकली स्मूथ एंड शो द प्रोपोर्शन ऑफ डेटा बिलो ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, सर्टेन पॉइंट के अंदर जो प्रोपोर्शन होता है डेटा का उसको जो शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है ओ गिव। ओके, बाकी बात करते हैं पाई ग्राफ। पाई ग्राफ हमारे पास है ए सर्कुलर ग्राफ डिवाइड इनटू सेक्टर। सेक्टर को डिवाइड करने के लिए रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शंस ऑफ होल डेटाबेस, सारी की सारी जो डेटाबेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके जो सेक्टर को, उसको जो सेक्टर है उसमें डिवाइड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे पीएसटी, सीटी, डीएम, पीटी, उसके अलावा टीटी, इसके अलावा आईटी या सीटी, आईटी, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड। इंशाल्लाह जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों का पेपर उसी में से बनकर आएगा। हमारी प्रिपरेशन के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो उसमें डेली बेस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क प्रोवाइड करते हैं जो अपने वीडियो से सीख कर उसके ऊपर अप्लाई करना होगा। सेकंड नंबर के ऊपर क्लास 4 से क्लास 10 तक हर जो बुक है जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल जिस तरह एवरीडे साइंस है उसमें से हर बुक का, फॉर एग्जांपल क्लास 4 की एक बुक है उसको लेंगे, उस क्लास 4 की एक बुक के जो पहले चैप्टर है, हर चैप्टर के हर पेज में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं
अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर और उसमें से जो पॉसिबिलिटी है उसमें से बनाकर आप लोगों को एमसीक्यूज, स्पेशल किस्म के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा पास सोल्व पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा क्लास 4 से क्लास 10 तक की बुकें नोट्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे, उनके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा हमारे अपने स्पेशल बनाए गए नोट्स और आप लोगों को गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन 80+ % हो सकती है। अगर आप लोग अपना 100% दें तो 80 से 90% भी आप लोग इंशाल्लाह मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्किंग की नीड नहीं है, अपना 100% देने की नीड, अपना 100% अपनी पूरी जान लगा दें, पूरी मेहनत पूरे जुनून के साथ अगर आप काम करें तो इंशाल्लाह नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इट खालिजा 20 ईयर सिंस ही प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्या हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वेल हैव आएगा, शुड बी, वेयर, हैज़ बीन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन क्यों हो जाएगा, बाकी यहाँ पर वेल हैव क्यों नहीं हुआ, शुड बी क्यों नहीं हुआ, वेयर यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ। इसके बिहाइंड जो मेन रीज़न होती है वो कंसेप्ट होता है। मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए आप लोगों ने वेल हैव कब यूज़ करना है, शुड बी कब यूज़ करना है, वर्ड आप लोगों ने कब यूज़ करना है और हैज़ बीन आप लोगों ने कब यूज़ करना है। सो अब इनको जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेल हैव की। वेल हैव हमने कब यूज़ करना है, दिस इज़ अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर। विल हैव हम तब यूज़ करेंगे जब हम कहें कोई भी हमने जो काम करना है, कोई स्पेसिफिक काम जो फ्यूचर में करना है। कब करना है, फ्यूचर में करने वाली बात जो परफेक्ट टाइम के अंदर हमने करनी है उसके लिए हम विल हैव यूज़ करेंगे। बाकी बात करते हैं शुड बी। तो शुड आपको पता है ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज ए कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल टेंसेज हैं ये जो कि जो है वो क्या करते हैं, यूज टू एक्सप्रेस ए सजेशन और रिकमेंडेशंस। ये सजेशन या रिकमेंडेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, या सजेशन करता है या रिकमेंड करता है। फॉर एग्जांपल ही शुड बी प्लेइंग फुटबॉल बट ही इज़ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज़ होगा, ये शुड बी, ये कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, टेंसेज हैं। तो जो कि सजेशन या रिकमेंडेशन की बात होगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। बात करते हैं वर्ड की। दिस इज़ ए पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड टू बी यूज टू डिस्क्राइब पास्ट स्टेट ऑफ कंडीशन। ये कोई पास्ट स्टेट होगी जो पास्ट जो माजी के अंदर गुजर चुकी होगी बात, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल दे वर प्लेइंग फुटबॉल 20 ईयर अगो। देखें साथ एग्जांपल है कि जो वो क्या कर चुके हैं, फुटबॉल 20 साल पहले 20 ईयर अगो खेल चुके हैं। ठीक है, ये पास्ट की बात हो चुकी है। हैज़ बीन हम तब यूज़ करेंगे, दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट, दैट स्टार्ट इन द पास्ट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास एक ऐसा टेंस है, ये पहले तो पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन जो कि किसी एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू प्रेजेंट मोमेंट, जो कि प्रीवियस टाइम से स्टार्ट हो, मीन के पास्ट से स्टार्ट हो और अभी तक जारी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मे, शुड एंड कैन और खालिजा वर्ब। हमारे पास 3 तरह की है, मे, शुड, कैन। ये हमारे पास कौन से वर्ब हैं, इनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब। इनको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं की अगर बात करें एक्सप्रेस परमिशंस, ये हम परमिशन के तौर पर जब हम परमिशन लेते हैं, जिस तरह मे आई कम इन, हम परमिशन ले रहे थे, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। बाकी बात करते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी के क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, बारिश हो या ना हो, पॉसिबिलिटी की बात है। और अनसर्टेनिटी। ओके, बाकी बात करते हैं शुड के लिए। शुड किसको एक्सप्रेस करता है, एडवाइस, एडवाइस को, रिकमेंडेशंस और ऑब्लिगेशंस। बाकी बात करते हैं कैन को, एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है और पॉसिबिलिटी, या तो ये एबिलिटी को शो करता है या कैपेसिटी को, इसके अंदर किस चीज़ के अंदर कैपेसिटी कितनी है। बाकी बात करते हैं या तो फिर ये पॉसिबिलिटी को, मीन के पॉसिबिलिटी कितनी है। स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर लंबी चौड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। केपीके ईटा टीचर्स के लिए है प्रिपरेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज, जिसमें आपके मैथमेटिक्स भी है, पेडागोजिकल भी है, एवरीडे साइंस भी है, इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज भी हैं, जियोग्राफी के एमसीक्यूज भी हैं, प्लस इंग्लिश के एमसीक्यूज भी हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एवरी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री एट सी लेवल अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ इक्वल टू 1 atm, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या वाटर को हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल कर सकते हैं, या 30 के ऊपर, या 40 के ऊपर, या 50 के ऊपर? तो इसका आंसर है जी हाँ, हम वाटर को जो है 20, 30, 40, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी बॉयल कर सकते हैं। किस तरह? बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्सटर्नल प्रेशर, उसके एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करके। असल में ये जो वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस तरह होता है क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, 100 डिग्री का होता है। इस वजह से जिस वक्त इसका एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, तब जाकर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम इसको जो है वो बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, हम इसको जो है वो किसी भी जो जगह पर, किसी भी अंडर बॉइलिंग पॉइंट पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बॉयल कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। बाकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कॉयल, बायोमास। तो इसकी अगर बात करें तो कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, बिकॉज कोयल इज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल एज इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म्स। क्योंकि आपको पता है कि कोयल जो है वो, बाकी इनमें से ये जो है वो एकदम से बन जाती हैं। जो कोयल है, कोयल को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये रिन्यूएबल नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। सो इस वजह से इसको बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। सो इस वजह से ये नॉन रिन्यूएबल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस जो है वो इस्तेमाल होती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ठीक है। बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट्स। आपको पता है जिस वक्त पौधे जो होते हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधों को जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी माहौल के अंदर होती है, दरख्त उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और एज द रिजल्ट के तौर पर वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर, ठीक है। सो इस प्रोसेस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मोस्टली ऑफ विच गैस। अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो कौन सी गैस की होती है? तो वो नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो तकरीबन 78% अर्थ एटमॉस्फेयर जो कंपोजिशन उसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। जो हमारे जिस्म के अंदर कौन सा ऑर्गन्स होता है जो खून की पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो हार्ट होता है, ठीक है। द हार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में जो है वो खून की गर्दिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सॉरी, इसको क्या करता है? पंपिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज ऑफ देयर। यहाँ पर आप लोगों को 4 तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं, आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि यहाँ पर जो देयर है कौन से सेंटेंस के अंदर करेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट वाले के अंदर देखें, देयर गोइंग टू स्टोर, देयर गोइंग टू स्टोर, क्या यहाँ पर ये ठीक है? नेक्स्ट है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, नेक्स्ट जो है दे गोइंग टू देयर, ये ठीक है। देयर गोइंग टू द स्टोर, यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर करेक्ट देखें, करेक्ट हमारे पास आंसर जो हो जाएगा, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ये हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है। देयर रेफर टू प्लेस आर एग्जिस्टेंस एज इन देयर इज ए बुक। देयर यहाँ पर हमें बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर क्या है? देयर, यहाँ पर एक चीज़ है, बुक है, तो प्रॉपर सेंटेंस देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों ने करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या करना है? चूज करना है। ही डोंट लाइक चॉकलेट, ओके। ही डोंट्स लाइक, पहले ही डोंट लाइक, दूसरे ही डजंट लाइक, थर्ड वन है ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट। तो आप लोगों ने इसमें जो है वो करेक्ट सेंटेंस यूज़ करना है, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट फॉर्म इज does not like, as like does not take in। so एस हमारे पास इन दिस केस हमारे पास क्या हो जाएगा?
यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या है? तो हैप्पी का सिनोनिम्स हो जाएगा जॉयफुल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जॉयफुल। जॉयफुल इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। बाथ एक्सप्रेस पॉजिटिव इमोशंस। दोनों क्या कर रहे हैं? सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग वाला। तो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस पॉजिटिव इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका इजहार कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? तो चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन एंड इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म है हमारे पास। जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो पास्ट के अंदर है? ओके, सबसे पहले शी विल सिंग टुमारो। शी विल सिंग टुमारो। टुमारो किसको कहा जाता है? आपको पता है, आने वाले कल को या गुजरे हुए कल को। तो यहाँ पर क्या है? टुमारो की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बात होती फ्यूचर की तो हम कहते कि यहाँ पर ये क्या था? फ्यूचर वाला टेंस था। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टुमारो की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड के अंदर देखें, शी सिंग एवरी डे। अब एवरी डे में क्या यूज़ हो रहा है? क्या ये एवरी डे हर रोज़ की बात हो रही है, मीन के कंटिन्यू की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फिर फ्यूचर में आने वाली कल की बात हो रही है? उसके बाद अगर बात करें, शी सैंग। शी सैंग, सैंग पहले में देखें सिंग है, दूसरे में भी सिंग्स है, तीसरे में सेंग आ जाता है यस्टरडे। ओके, शी इज सिंगिंग नाउ। अब इसमें अब हमारे पास जो करेक्ट इसमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछे हुए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की अगर बात करें, शी सेंग यस्टरडे। शी सेंग यस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द सेंटेंस यूज द पास्ट टेंस ऑफ सिंग सेंग। सिंग की जो है वो पास्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी? सेंग हो जाएगी। सो हमें यहाँ से करेक्ट आंसर का पता चल गया। इसकी जो है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर सिंग की जो फॉर्म यूज हुई है वो सेंग। ठीक है, पास्ट के लिए हमने यूज़ की तो हमें पता चल गया। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस में से ये वाला है। ठीक है, अगर बाकी की बात करें इन दोनों में, ये वाले की अगर बात करें, शी सिंगिंग नाउ, वो अब गाएगी, वो कंटिन्यू की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ 2 4 5 एंड 3 7 8। तो इनको आप लोगों ने सिंपल क्या करना है? सम करना है। तो इन दोनों को जमा करना है, तो आपके पास 623 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, इफ़ ए ट्राइंगल हैज़ ए बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अगर ये कह रहा है ट्राई एंगल है, उसका जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया। तो आप लोगों ने इसके क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है इसका, अगर सबसे पहले बात करें एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसका जो आंसर है हमारे पास वो 12 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें 1/2 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे बेस मल्टीप्लाई बाई वेट। ठीक है, बेस और मल्टीप्लाई बाई वेट हम इसको कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है इसकी बेस हमें कितनी दी हुई है। बेस हमें इन लोगों ने ऑलरेडी जो गिवन है वो 6 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और जो इसके लिए बेस और दूसरी हाइट है, हाइट इन लोगों ने दी हुई है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 कर देंगे। 1/2 कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका जो आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले इसके साथ कट डाउन हो जाएगी ना। 1 2 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ से 12 को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम कहा जाता है, ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का लीस्ट का जो है वो मल्टीपल एलसीएम कौन सा है? तो ये 36 है। ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई मेथड डिस्कस कर दिए हैं एलसीएम को फाइंड आउट करने के। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या है? तो पाई को लिखा जाता है जी 22/7 लिखा जाता है। 22/7 जिस वक्त इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3.14। तो बस टाइम को कोई क्वेश्चन दिया जाता है 2 पाई या 3 पाई, तो आप लोगों ने पीछे 3 लिखना होता है, आगे पाई की वैल्यू लिखकर आप लोगों ने क्या करना होता है? इसको खुद सॉल्व करना होता है। सो आप लोगों के लिए ये वे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व 5x + 3 = 23। व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर x। x के लिए आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के लिए वैल्यू हो जाएगी 4, बिकॉज अगर आप लोग 5 के बाद 4 पुट करें, 5 4 + 3, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 और 3 23, विच इज इक्वल टू 23। सो द करेक्ट आंसर इज
4। अगर हम 4 यहाँ पर जो है वो पुट करके देखते हैं, सबसे पहले आप 3 पुट करके देखें, 3 पुट करेंगे 5 ये 15 और 3 18 आंसर आ जाएगा। 4 पुट करके देखेंगे 23 आ जाएगा। 5 पुट करके देखेंगे 28 आ जाएगा। 2 पुट करके देखेंगे 5 2 10 एंड 30 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो 23 के बराबर आ रहा है। बाकी अगर बात करें हमारे पास पेडागोजिकल के क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है जी, इनमें से जो कौन सा है वो करेक्टर है किस चीज़ का, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग का। अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो सिर्फ करेक्ट आंसर को करते हैं, लर्निंग इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रन इंटरेस्ट, क्योंकि जो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है उसकी बेस के ऊपर जो लर्निंग होती है उसी को सेंटर्ड चिल्ड्रन टीचिंग कहा जाता है। इन चिल्ड्रन सेंटर्ड टीचिंग लर्न इज फोकस ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट की नीड होती है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ के अंदर वो चीज़ को अच्छे तरीके से बेस्ट वे के अंदर लर्न कर पाता है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्ट्रेटजी प्रमोट एक्टिव लर्निंग। इनमें से कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। ग्रुप डिस्कशंस इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्टिवली इंगेज एंड थिंक क्रिटिकल अबाउट द टॉपिक्स। ग्रुप डिस्कशन से ये होता है कि स्टूडेंट आपस में बैठकर एक जो टॉपिक्स होता है टॉपिक्स के बारे में सोच विचार करते हैं कि ये टॉपिक्स के अंदर जो चीज़ है ये क्या चीज़ है। ठीक है, सो ये ग्रुप एक्टिविटी जो है ग्रुप लर्निंग से जो है ये बेस्ट है। सो ये वाला एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी जो है गोल क्या होता है इसका, टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के अंदर फीडबैक क्या करना, प्रोवाइड करना। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प टीचर्स गिव कंटिन्यू टू फीडबैक टू गाइड स्टूडेंट लर्निंग, क्योंकि वो फीडबैक देते हैं तो टीचर को पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है वो लर्निंग के प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट को इशू आ रहा है या कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या मेथड समझ नहीं आ रहा, तो उसमें ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट वे है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो की कंपोनेंट है इफेक्टिव क्लासरूम के लिए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, स्टूडेंट को जो है वो इनकरेज होता है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर जो है वो एक गुड बिहेवियर स्टूडेंट के अंदर पैदा होते हैं और वो ऑलवेज क्या होता रहता है, मोटिवेट रहता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंस हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, तो डिफरेंस हमारे पास इंस्ट्रक्शंस अगर हम इसमें बात करें करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर हमारे पास है एडजस्टिंग टीचिंग मेथड टू एकोमोडेट डिलीवर लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, स्टूडेंट के लिए जो है वो टीचर का मेथड जो है वो बड़ा जो है वो मैटर करता है। ठीक है, उसके लर्निंग का प्रोसेस के अंदर उसके जो है वो डाइवर्स एकोमोडेशंस के अंदर जो है टीचर का जो है वो रोल इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन के अंदर आ जाते हैं हम जियोग्राफी के अंदर, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया। जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आ जाता है हमारे पास एशिया आ जाता है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवरिंग अबाउट 30% ऑफ अर्थ एंड लैंड एरिया। 30% ऑफ पूरी ज़मीन का जो है वो 30% एरिया क्या कर रहा है, ये कवर करता है एशिया की अगर बात करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल कौन सा है, तो फ्रांस का कैपिटल हो जाएगा पेरिस। एक्सप्लेनेशन, पेरिस इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ फ्रांस नोन एज इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, ये क्या है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो लार्जेस्ट सिटी है और दूसरे नंबर के ऊपर इसका जो है वो क्या है, कैपिटल है, और आल्सो हिस्ट्री एंड कल्चर की वजह से क्या है, मशहूर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विच ओशन इज लार्जेस्ट। हमारे पास सबसे बड़ा जो है ओशन कौन सा है, बात करें तो पैसिफिक ओशन हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, ओशन से समुंदर है सबसे बड़ा। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट गहरा जो है ये जो है वो ओशन से दुनिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो दरिया कौन सा है, सबसे बड़ा दुनिया की अगर बात करें, दुनिया में नील रिवर जो है वो नील रिवर सबसे बड़ा जो है वो दरिया है। द नील इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड थ्रू द अमेज़न इज नाउ
थॉट टू बी लॉन्गेस्ट बाय सेम मेजरमेंट। अच्छा, कह रहे हैं कि जो नील रिवर है वो आमतौर पर रवायती तौर पर ये कहते हैं नील रिवर दुनिया में सबसे बड़ा दरिया है। अब ये तहकीक लगाई जाती है, अब ये सोचा जाता है कि अमेज़ोन जो है वो अमेज़ोन की भी जो तकरीबन लंबाई वगैरह है वो भी इसी के बराबर ही है। ठीक है, अब इसको भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आता है पेपर के अंदर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने नील रिवर ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ मोस्ट पॉपुलेशन, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है? तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है चाइना की है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, फॉलो क्लोजली बाई इंडिया। इंडिया भी इसको जो है वो फॉलो कर रहा है क्लोजली, मीन के उसके बाद जो है वो इंडिया की भी बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन अभी तक जो है वो करेक्ट आंसर चाइना ही कंसिडर होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से। अगर बात करें इस्लामिक स्टडी के, हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का क्या नाम था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बीबी आमना था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना था, जो हज़रत अब्दुल्ला की ज़ौजा थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कुरान मजीद की वही किस पर नाजुल हुई? तो सबसे पहले कुरान मजीद की वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजुल हुई। ठीक है, कुरान मजीद की पहली वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में नाजिल हुई, करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हज़रत अली की वालदा का क्या नाम था? तो हज़रत अली की वालदा का नाम फ़ातिमा बिनत असद था। हज़रत अली की वालदा का नाम फ़ातिमा बिनत असद था, जो हज़रत अबू तालिब की बीवी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया जहाँ जहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब क्या था? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लक़ब क्या था? हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु लक़ब सिद्दीक़ था। ठीक है, सिद्दीक़ लक़ब था क्योंकि वो सदाकत में मशहूर थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्लानट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा जो है वो प्लानट सबसे ज़्यादा सूरज के करीब है? अगर बात करें मरकरी की, मरकरी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन, सूरज के सबसे ज़्यादा करीब जो है वो मरकरी है। उसको नेक्स्ट हमारे पास है, फॉलोड बाय द वेनस एंड अर्थ, को ये क्या कर रहा है, फॉलोड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन फूड? फूड के अंदर किस टाइप की जो है वो एनर्जी स्टोर होती है? तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो फूड के अंदर स्टोर होती है। फूड कंटेन केमिकल एनर्जी विच द बॉडी कन्वर्ट इनटू यूजेबल एनर्जी एंड वेरियस फंक्शन, जिसको हमारा जिस्म जो है वो बॉडी क्या करती है, यूज़ करके मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन सर अंजाम देती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए ममालीज या मैमल्स? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक ममालिया नहीं है? तो शार्क, ठीक है, व्हेल भी है, डॉल्फिन, शार्क नहीं है, एलिफेंट है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स? जो पौधे हैं, पौधों की जो जड़ें हैं, उनका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? उनका दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो जो होता है इसमें देखें अगर हम ऑप्शन नंबर बी एंड सी बात, द रूट इंकर्स द प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ज़मीन से क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं। इनके दो तरह के फंक्शंस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा जो ऑर्गन है वो इंसुलिन को जो है वो प्रोड्यूस करता है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास से पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है? द पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन विच रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन्स करते हैं, लेवल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, आप लोगों ने करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पर यूज़ करनी है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो आप लोगों के यहाँ पर क्या यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा, बिकॉज आप किसी से सवाल कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, जो पंक्चुएशन होगी यहाँ पर ये हम ये यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसी चीज़ की डिटेल एक्सप्लेन कर रहे होते एक के बाद दूसरी चीज़ अगर, तो फिर हम यहाँ पर कामा यूज़ करते दो चीज़ों को आपस में यहाँ पर अलग करने के लिए। अगर यहाँ पर स्टॉप की बात करते, अगर हमने किसी चीज़ की डिटेल एक्सप्लेन कर दी है, अपनी बात क्लियर कर दी है, तो वहाँ पर हम कामा यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर हमने यूज़ करना होता है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस, अगर हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते सो हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है, सो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सो हमने क्वेश्चन की इंडिकेशन यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द 50% ऑफ 200? 50% ऑफ 200, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल लिखना है 15 डिवाइडेड बाई आपने करना है 100, उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है भाई 200 के साथ, आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये 100 एक के साथ कैंसिल हो गया, 200 2 के साथ हो गया, उसके बाद रह जाता है 15, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। 13 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो है वो पैरामीटर क्या होंगे जब हमारे पास एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर एक ऐसी रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसके आमने वाले दोनों साइडें आपस में क्या हो, बराबर हो। इसकी ये वाली साइड इसके साथ बराबर हो, ये वाली साइड इसकी इसके साथ बराबर हो। तो फिर इसके अंदर हम जो पैरामीटर लेंगे वो ये दोनों के लिए सेम लेंगे, मीन के इसकी वेट लेंगे और दूसरे नंबर के ऊपर इसके हम लेंथ लेंगे और ये वाली वेट लेंगे, ठीक है। ये साइडों वाली वेट और ऊपर नीचे वाली क्या है इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। दो चीज़ें लेंगे। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम सबसे पहले लिखते हैं 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है दोनों साइडों की बराबर होती है और वेट भी इसकी दोनों साइडों की बराबर होती है। एक पैरामीटर ये लेंगे इन दोनों में से, और एक पैरामीटर हम ये लेंगे, एक लंबाई का लेंगे एक चौड़ाई का। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ प्लस वेट के साथ, इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब भी बात होगी रेक्टेंगल की तो आप लोगों ने क्या करना है, लेंथ हमारे पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है प्लस उसके बाद वेट हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और 5, 8 और 2 10 और 3 13 13, उसके बाद 13 को क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 पावर 3। अच्छा, बाज़ लोग क्या कर देते हैं, ये 7 की पावर 3 इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 ये 21 तो 21 आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। तो आप लोग इसको 21 को सिलेक्ट कर देंगे। असल में ऐसा नहीं होता, असल में ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने क्या करना होता है, इस वैल्यूज़ का क्या मतलब है, 7 पावर 3 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है 7 को आप लोगों ने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2, उसके बाद आप लोगों ने करना है 3, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना, 7 7 जार 49 49 7 जार, उसके बाद 340 थी 343 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या है। अब आपको बाज़ टाइम पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसी क्वेश्चन का यहाँ पर तो इसका आंसर लिखा हुआ है 12 है, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 144 आ जाएगा। अगर आप लोगों को इस्तेमाल करके अगर आप लोगों को एक सिंपल मेथड बता दो तो इस मेथड को यूज़ करके आप लोगों को कोई भी जो स्क्वायर रूट हो कामिल मरबा हो आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये 144 है, 144 का हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले 2 लिखा, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद फिर 2 लिखा, 36 दूनी 72 3 दूनी 6 तो 6 36 दूनी 72, फिर उसके बाद फिर 2 लिखा, 18 दूनी 36 18 दूनी 36, उसके बाद देखना 2 लिखा, फिर 3 तिये 9 दूनी 18, फिर 3 लिखा 3 तिये 9, फिर उसके बाद फिर हमने 3 लिखा, फिर उसके बाद 3 1 जार 3। अब हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी आ गई, एक ये 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2, पाँचवा 3, छठा 3। अब हम लोग इसको यहाँ पर सारे को अपने पास लिखते हैं, 4 मरतबा 2 और 2 मरतबा 3, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड के अंदर रख लें, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, यहाँ पर सही तरीके से लिखने नहीं हो रहा तो 2 2 उसके बाद फिर 2 उसके बाद फिर 2 उसके बाद फिर 3 उसके बाद फिर 3, ये आप लोगों ने सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। उसके जितने भी फैक्टर बनाने हैं प्राइम बन गए आपके पास। अब उसके बाद आप लोगों ने इनके बनाने हैं पेयर, क्या करना है पेयर बनाने हैं। किस तरह पेयर बनाने, जिस तरह ये दोनों को मिलाकर एक पेयर बन गया, इन दोनों को मिलाकर एक पेयर बन गया, इन दोनों को मिलाकर एक पेयर बन गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब इस पेयर के अंदर आप लोगों ने क्या करना, इन पेयर में से एक एक वैल्यूज़ ले लेनी है, इन पेयर में से एक एक वैल्यूज़ लेनी है सब पेयर में से, ठीक है। इस पेयर में से ये वाली वैल्यू ली 2, उसके बाद इस पेयर में से एक वैल्यू ये ले ली 2, उसके बाद मल्टीप्लाई इन दोनों में से एक वैल्यू ले ली। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 4 तिये 12, आप लोगों के पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आप लोगों के पास आ गया 12, क्या आ गया 12, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग किसी भी वैल्यूज़ के लिए आप लोग उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर 1000 144 हो, 10,000 हो, 12,000 हो, ठीक है। आप लोगों ने उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, उसके बाद उसकी जितनी भी आपके पास फैक्टर्स आएंगे चाहे 2 2 3 4 5 5, अगर जहाँ पर सिंगल वैल्यूज़ आएगी उसको
भी यहाँ पर पुट कर देना है। सबसे पहले सारी वैल्यूज़ के पेयर बनाने हैं, जो वैल्यू सिंगल आएंगी उनको भी नीचे उतार कर, इसी तरह जो पेयर वाली होंगी उनको जस्ट एक टाइम लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक एक वन वन टाइम लिख कर पेयर वाली को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास आंसर जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसिडर होगा। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिंपल क्या करना है, x के अंदर ऐसी वैल्यू पुट, पहले 3 पुट करके देखें, 3 3 9 आ जाएगा, 4 पुट कर देखें, यहाँ पर 4 पुट करेंगे 3 चौके 12 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 5 पुट करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा। ठीक है, सो 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। हमारे पास जो है वो एक सर्कल का जो है वो रेडियस क्या होगा, जबकि उसका हमारे पास रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर। इससे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है पाई को हम क्या कर देंगे, इसके लिए एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है किस चीज़ के, पाई के, पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की हमें जो वैल्यू है गिवन है 7 सेंटीमीटर, पाई की हमें वैल्यू का पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल इज दैट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14 है, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे किसके साथ, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब है आर की वैल्यू यहाँ पर 7 है, 7 के यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसको आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ये 49 नहीं होगा, सबसे पहले 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जार 49 हमारे पास ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ। ठीक है, 5 3 15, ये हमारे पास तकरीबन 154 ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा, 147 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने 149 ओनली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, ये वाला हमने लिखा था, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर जो उसका सम होता है उसकी वैल्यूज़ क्या है, तो उसकी वैल्यू 180 हो जाएगी। ठीक है, जो है यहाँ पर एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 60 120 और तीसरा 180 का हो जाएगा।